जिन लोगों ने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से, उन लोगों के तर्क क्या हैं, कुतर्क क्या है, वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे और आप ये बात करेंगे ना कि हमारा भारत स्वाभिमान का संविधान क्या है, हमारे भारत स्वाभिमान की नीतियां क्या हैं, तो सबसे पहली और प्रमुख नीतियों में से एक है भाषा की नीति हमारी। हम ये चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यार्थियों को सभी तरह की उच्च शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे भारत के सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, तहसील न्यायालय में, हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए और न्याय का निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। न्याय हिंदी में मिले, तमिल में मिले, तेलुगु में मिले, मलयालम में मिले, और न्याय करने वाले तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी आदि का उपयोग करें, न्याय करवाने वाले इनका उपयोग करें। ये हमारे भारत स्वाभिमान की बहुत स्पष्ट नीति है। जब आप इस नीति को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लोग आपसे कुतर्क करेंगे और वो कुतर्क हैं उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से। संविधान सभा में अंग्रेजी का सबसे ज्यादा समर्थन अगर किसी ने किया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे समय इस बात की वकालत करते रहे कि अंग्रेजी अगर हम नहीं जानेंगे तो विकास नहीं कर सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हमको विज्ञान और तकनीकी नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम में वैज्ञानिकता नहीं आ सकती, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम पोंगा पंडित रहेंगे, अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो हम प्रगतिशील नहीं बनेंगे। बीसियों तरह के कुतर्क वो दिया करते थे। सबसे बड़ा उनका कुतर्क था कि अंग्रेजी विश्व भाषा है। मैं आपको जानकारी के लिए कहना चाहता हूं, आप खुद इस बात को कोशिश करिए वेरीफाई करने की, प्रमाणित करने की। दुनिया में 200 देश हैं, उनमें से 7 देश की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी और 7 और देशों में बोलने की भाषा अंग्रेजी, कुल मिलाकर 14। अब 200 देशों में से सिर्फ 14 देशों में अंग्रेजी अगर बोली जा रही है तो कितने प्रतिशत देशों में अंग्रेजी बोली जा रही है? 10% भी नहीं हुआ। 10% भी गिनेंगे तो 20 देश हो जाते हैं। 7%। अब 7% देशों में अंग्रेजी भाषा के रूप में इस्तेमाल हो रही है, बाकी 93% देशों में अंग्रेजी का कोई नाम लेवा नहीं है, उसके गाने गाने वाला कोई नहीं है, उसकी बात करने वाला कोई नहीं है। तो विश्व भाषा कैसे हो गई बताइए? विश्व भाषा तो ये तब होगी जब 50% से ज्यादा लोग अंग्रेजी में बोलें, अंग्रेजी में रोएं, अंग्रेजी में गाएं, अंग्रेजी में सोचें, अंग्रेजी में सब काम करें। रोना, गाना, हंसना, बोलना, चलना फिरना सब उनका अंग्रेजी में हो, 50% से ज्यादा दुनिया के देश के लोगों का, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये विश्व भाषा होने लायक है। 7% लोग दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं, गाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस पर विश्व भाषा कैसे हो सकती है? बाकी सभी देशों की अपनी भाषाएं हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से भाषा को गिनती करना शुरू करें ना, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा चाइनीज है, वो नंबर 1 है, और फिर सीधे नंबर आता है हिंदी है, वो नंबर 2 पर है। दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से चीन इस समय सबसे आगे है, लगभग 148 करोड़ की जनसंख्या है। तो दुनिया में लगभग 148 करोड़ लोग चीनी बोलते हैं, चीनी जानते हैं, चीनी समझते हैं और चीनी का व्यवहार करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो भाषा का व्यवहार होता है, जिसको लोग जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं, वो हिंदी है। हिंदी को जानने वाले, समझने वाले लोगों की संख्या कम से कम 100 करोड़ के आसपास है पूरी दुनिया में, हिंदी को जानने और समझने वाले। और हिंदी को बोलने वालों की संख्या इस देश में और दुनिया में 87 करोड़ है। सीधे चीनी भाषा के बाद दूसरे नंबर पर जो भाषा आती है वो हिंदी आती है। जब दुनिया में दूसरे नंबर पर हिंदी है, लेकिन अपने देश में पहले नंबर पर तो होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई आज तक। पहले नंबर पर इस देश में अभी भी अंग्रेजी का राज है। अंग्रेजी महारानी की तरह से है और हिंदी उसकी दासी की तरह से इस देश में व्यवहार में लाई जाती है। बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। दुनिया में यह कुतर्क फैलाया गया कि अंग्रेजी बहुत वैज्ञानिक है। आपने अगर थोड़ी भी अंग्रेजी पढ़ी होगी तो 1-2 सवाल आपसे कर लेता हूं। PUT पुट, तो BUT बुट यही होना चाहिए, और अगर BUT बट तो PUT पट होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं? बीयूटी बट है तो पीयूटी पट होना चाहिए, पीयूटी पुट है तो बीयूटी बुट होना चाहिए। क्या वैज्ञानिकता है? एक जगह बट है, एक जगह पुट है, या एक जगह पुट है, दूसरी जगह बट है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण तो एक ही होना चाहिए ना, वैज्ञानिक भाषा में तो एक ही होना चाहिए। एक और उदाहरण देता हूं, केमिस्ट्री, क्या स्पेलिंग है? CHEMISTRY। केमिस्ट्री बोलते हैं ना, तो केमिस्ट्री बोलते हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से कोपड़ा होना चाहिए, CHOPARA। एक जाति होती है ना चोपड़ा, तो चोपड़ा को कोपड़ा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं? और अगर चोपड़ा को चोपड़ा बोल रहे हो तो केमिस्ट्री को चेमिस्ट्री बोलना चाहिए, CHEMESTRY। तो अगर वहां केमिस्ट्री नहीं होता तो यहां चोपड़ा कैसे हो गया? और यहां चोपड़ा है तो वहां केमिस्ट्री कैसे हो गई? किसी भी भाषा की वैज्ञानिकता को अगर आप परखना चाहें तो उसमें बोलने के लिए जो शब्द का उच्चारण का महत्व है वो हर समय एक जैसा ही होता है, वो समय समय पे बदलता नहीं है। कभी सी का हो जाता है, कभी सी सा हो जाता है। सी के साथ ए लग गया तो कई बार का उच्चारण देने लगता है, सी के साथ आई लग गया, ई लग गया तो वो सा का हो जाता है। तो ये क्या चक्कर है भाई? भाषा में इतने ज्यादा इसमें विसंगतियां हैं। अगर अंग्रेजी की विसंगतियों पे मैं व्याख्यान करूं तो 3 घंटे यही विषय पे मैं आपसे बात कर सकता हूं। आपका सिर्फ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि विसंगतियां इतनी ज्यादा हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी के जो बड़े विद्वान हैं वो भी उनका निराकरण नहीं कर पाते, तो वैज्ञानिकता कैसी है? मैं आपको जापान के साथ ही एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जर्मनी का दुनिया की सारी तकनीकी में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी मानी जाती है जर्मनी की, फिर जापान की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, जितनी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं जहां से तकनीकी निकलती है, प्रौद्योगिकी निकलती है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाते हैं। हाँ, सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तकनीकी है जर्मनी की और फिर है जापान की। लेकिन आपको मालूम है जर्मनी की मातृभाषा जर्मन है, वहां के सारे विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर आखिरी कक्षा तक जर्मन में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग जर्मन में करते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई जर्मन में होती है, सारी प्रौद्योगिकी की पढ़ाई जर्मन में होती है, मेडिकल की पढ़ाई जर्मन में होती है। और जर्मनी 7 करोड़ से कम आबादी का देश है। मालूम है, आबादी 7 करोड़ से कम है, अभी 7 करोड़ भी पूरी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जर्मनी से बड़े कई राज्य हैं। हमारा ये उत्तर प्रदेश जर्मनी से बड़ा है, हमारा बिहार जर्मनी से बड़ा है, बंगाल जर्मनी से बड़ा है, आंध्र प्रदेश जर्मनी से बड़ा है, महाराष्ट्र जर्मनी से बड़ा है। भारत के तो 10-11 राज्य जर्मनी से बड़े हैं। जर्मनी 7 करोड़ से कम का देश है और वहां अगर सारे इंजीनियरिंग की पढ़ाई जर्मन में हो सकती है, 7 करोड़ की आबादी का देश अगर ये कर सकता है तो 115 करोड़ की आबादी का देश इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्यों नहीं कर सकता? और आपको मालूम है फ्रांस की आबादी तो जर्मनी से भी कम है, 5 करोड़ 80 लाख की आबादी है इस समय। और 5 करोड़ 80 लाख की आबादी का फ्रांस अपनी पूरी पढ़ाई फ्रेंच में कर सकता है, इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, मैनेजमेंट की सारी पढ़ाई वो फ्रेंच में कर सकते हैं। तो हम 115 करोड़ वाले अपनी सारी की सारी पढ़ाई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही पुर्तगाल तो 2 करोड़ की आबादी का देश है, पुर्तगाल की आबादी तो और भी 2 करोड़ है। पुर्तगाल की पूरी शिक्षा व्यवस्था चलती है तो पोर्चुगीज में चलती है और पोर्चुगीज में शिक्षा लेकर वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बन सकते हैं और उनके यहाँ नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक पैदा हो सकते हैं और सारी दुनिया में वो व्यापार कर रहे हैं पोर्चुगीज के आधार पर। तो हम 115 करोड़ के लोग क्यों नहीं कर सकते? दुनिया में हमसे ज्यादा छोटे छोटे देश, हमसे ज्यादा कमजोर देश, कमजोर से मतलब संसाधनों में कमजोर, भगवान का दिया हुआ प्राकृतिक संपदा जिनके पास सबसे कम है, अगर वो अपनी मातृभाषाओं में सब कुछ कर सकते हैं तो हम भी हिंदी में सब कुछ कर सकते हैं। हिंदी में कुछ नहीं हो सकता, उसका सबसे पहला कुतर्क आया हमारी सरकार की तरफ से, वो ये कि हमारे पास वैज्ञानिक शब्दों की कमी है। अभी थोड़े दिन से केंद्रीय हिंदी संस्थान नाम की एक बहुत बड़ी संस्था है आगरा में, जिनका मुख्य कार्यालय है, उन्होंने पूरा शब्दकोश तैयार कर दिया। 1-2 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों शब्द हैं
जो विज्ञान के लिए काम के उपयोग के आ सकते हैं, तो अब तो ये तर्क भी खत्म हो गया। संस्कृत उसका स्रोत, और संविधान में लिखा हुआ है कि जहां आवश्यकता पड़ेगी भाषा में, वो शब्द जो है मूल मुख्यतः स्पष्ट किया हुआ है संविधान में, संस्कृत से लिए जाएंगे और दूसरे अन्य भारतीय भाषाओं से लिए जा सकते हैं। तो संस्कृत में एक अकेली संस्कृत है जिसमें करोड़ों नहीं अरबों शब्दों की उत्पत्ति का सामर्थ्य है, क्योंकि मैंने 5 साल व्याकरण ग्रामर पढ़ा है। एक दो नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों शब्द उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, जिसमें 4000 पाणिनि के सूत्र हैं, 2000 धातुएं हैं, कुछ उसमें गणसूत्र हैं, उणादि कोश है, और जो है उधर निघंटू है। ये इतना बड़ा व्याकरण का शास्त्र है, 5 साल मैंने उसको स्वयं पढ़ा है। और मैं तो कहता हूं भारत नहीं, हम पूरी दुनिया को चलाने के लिए शब्दों की उत्पत्ति भारत से करके दे सकते हैं, इतना ज्यादा शब्द सामर्थ्य है। और आपको यह भी मालूम है कि आज की दुनिया के सब सर्वश्रेष्ठ जो वैज्ञानिक माने जाते हैं ना, कंप्यूटर चलने और चलाने के लिए जिस मूल चीज की आवश्यकता होती है, उसको वो लोग अंग्रेजी में एल्गोरिदम कहते हैं। पहले एल्गोरिदम बनती है, इसमें हिंदी में हम उसको प्रमेय कहते हैं। तो पहले एल्गोरिदम तैयार होती है, उसके आधार पर कंप्यूटर के चलने की सारी भाषाएं विकसित होती है। आपको सुनकर यह ताज्जुब होगा और हैरानी होगी कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, दुनिया भर के सारे देशों के वैज्ञानिक अभी इस एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एल्गोरिदम तैयार हो सकती है तो संस्कृत में ही हो सकती है, दूसरी किसी भाषा में हो ही नहीं सकती। और एक इसमें भी क्या षड्यंत्र चलता है देखो, अभी पिछले कई वर्षों से हरियाणा में संस्कृत अनिवार्य थी, लेकिन वहां से उसकी अनिवार्यता खत्म करने के लिए अब षड्यंत्र शुरू हो गया। माने इतने ज्यादा षड्यंत्र हो रहे हैं भाषा के स्तर पर तो, और भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति का, हमारी व्यवस्थाओं का, हमारी समस्त व्यवहार का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भाषा है, और उसके ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है, देख के कई बार कौन खोलता है।